इजरायल पर रॉकेट दाग रहे हैं, तो उत्तर पूर्व में सीरिया से भी इजरायल खुद पर हमले होने का दावा कर रहा है। वहीं अब 2000 किलोमीटर दूर मौजूद यमन से भी हूथी विद्रोहियों ने इजरायल पर धड़ाधड़ हमले शुरू कर दिए हैं, मगर फिर भी इजरायल अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं। इजरायल हमास के लड़ाकों के खात्मे तक इस जंग को जारी रखेगा, क्योंकि नेतन्याहू का मानना है कि आने वाले वक्त में यूरोप को भी बड़े खतरे का सामना करना पड़ सकता है। उनका इशारा साफ तौर पर हमास और उसका साथ दे रहे दूसरे चरमपंथी संगठनों और देशों की तरफ, जो 7 अक्टूबर के बाद से ही लगातार हमास का समर्थन कर रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने पश्चिमी देशों को चेताया कि अगर हमास और उसके मददगारों को अभी नहीं रोका गया तो वो यूरोप के देशों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकते हैं। यानी नेतन्याहू के मुताबिक हमास और उसके जैसी सोच रखने वाले चरमपंथी संगठन आने वाले वक्त में यूरोप के किसी भी देश को निशाना बना सकते हैं। यरूशलेम में दुनिया के कई देशों के राजदूतों के साथ मुलाकात करने के दौरान इजरायल के प्रधानमंत्री ने ये चिंता जताई। उन्होंने दो टूक कहा कि गाजा में उनकी सेना हमास के खिलाफ जंग लड़ रही है और वहां जीत का कोई विकल्प नहीं है, और जब तक वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो जाता तब तक उसकी लड़ाई जारी रहेगी। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलकर अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान का नाम ले लिया। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ही कई देशों में चरमपंथी संगठनों की अगुवाई कर रहा है, और उसी के इशारे पर हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर इतना बड़ा हमला कर दिया था। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान ही गाजा में हमास, लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों की अगुवाई कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया कि ईरान ऐसा करके इजरायल को दुनिया के नक्शे से मिटाना चाहता है। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि इजरायल ईरान के किसी भी प्लान को पूरा नहीं होने देगा। इजरायल और ईरान के बीच पिछले कई साल से 36 का आंकड़ा है, और जब से यह खबर सामने आई थी कि ईरान बहुत जल्द परमाणु बम बना लेगा, तब से तो उनकी दुश्मनी और भी बढ़ गई, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि ईरान अपने सबसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल सबसे पहले उसी पर करेगा। नेतन्याहू ने पूरी दुनिया को इसी खतरे से आगाह किया। उन्होंने हमास और उसका समर्थन करने वाले दूसरे चरमपंथी संगठनों के खिलाफ पूरी दुनिया से मिलकर कार्रवाई करने की अपील भी की, ताकि इजरायल पर जिस तरह हमला किया गया उसे दोहराया न जा सके। नेतन्याहू ने इस दौरान बंधकों का भी मुद्दा उठाया और ये उम्मीद जताई कि जल्द ही हमास के कब्जे से सभी लोगों को छुड़ा लिया जाएगा। उस दिन हमास के लड़ाकों ने इजरायल के अलग अलग शहरों में मौत का ऐसा खूनी खेल खेला था जिससे पूरी दुनिया कांप गई थी। उस दिन के बाद से इजरायल हमास के खात्मे के लिए सबसे बड़ी जंग लड़ रहा है। पहले तो उसने अपनी जमीन से ही हमास पर हमले किए, लेकिन बाद में उसकी सेना गाजा पट्टी में घुस गई और फिर एक के बाद एक उसके कई इलाकों पर कब्जा करने का दावा कर दिया। यही नहीं, एक दिन पहले इजरायल ने गाजा पट्टी को 2 हिस्सों में बांटने का भी दावा किया। साथ ही उत्तरी गाजा में उसने ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए। इसके अलावा इजरायल पिछले कई दिनों से गाजा शहर को भी घेर कर खड़ा है। माना जाता है कि गाजा शहर हमास का गढ़ है और वहां उसके कई टॉप कमांडरों के ठिकाने, जिन्हें इजरायल लगातार निशाना बना रहा है। इजरायल का दावा है कि जल्द ही उत्तरी गाजा पर पूरी तरह उसका कंट्रोल होगा, जिसका मतलब है कि उत्तरी गाजा में हमास के एक एक लड़ाके को वो मारकर ही दम लेगा, क्योंकि इजरायल ये मानता है कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो आगे चलकर वो फिर इजरायल के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। हालांकि इस जंग के शुरू होने के बाद से यूरोप के कई देशों में इजरायल के खिलाफ विरोध की आग भड़क चुकी है। कई देशों में हजारों लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन कर चुके हैं। फ्रांस में तो इस दौरान इतना बवाल हुआ कि वहां की पुलिस के लिए हालात को संभालना तक मुश्किल हो गया था। तब वहां की सेना को फ्रांस के कई शहरों में उतारा गया था। फ्रांस की सरकार ने अपने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि वहां रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसे देखते हुए फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार ने किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। उस दौरान पूरे फ्रांस में 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस में यहूदी समुदाय के लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। इजरायल और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी यहूदी आबादी फ्रांस में ही है, जिसमें एक टीचर की मौत हो गई थी। फ्रांस के मुताबिक उस वक्त हमलावर ने वहां धार्मिक नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने 2 टूक कह दिया था कि उनके देश पर इस्लामी आतंकवाद का असर बढ़ रहा है। और इसी बात का इशारा बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया कि अगर जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यूरोप के कई देश इसकी आग में झुलस सकते हैं। फ्रांस की सरकार ने अपने देश में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शनों पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया था, क्योंकि वहां रहने वाले यहूदी समुदाय के लोगों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा था, जिसे देखते हुए फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन सरकार ने किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी थी। उस दौरान पूरे फ्रांस में 500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस में यहूदी समुदाय के लोगों की संख्या 5 लाख से ज्यादा है। इजराइल और अमेरिका के बाद तीसरी सबसे बड़ी यहूदी आबादी फ्रांस में ही है, जिसमें एक टीचर की मौत हो गई थी। फ्रांस के मुताबिक उस वक्त हमलावर ने वहां धार्मिक नारेबाजी भी की थी, जिसके बाद वहां के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया था कि उनके देश पर इस्लामी आतंकवाद का असर बढ़ रहा है। और इसी बात का इशारा बेंजामिन नेतन्याहू ने भी किया कि अगर जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो यूरोप के कई देश इसकी आग में झुलस सकते हैं। रॉकेट और ड्रोन के जरिए अमेरिकी सेना को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन ईरान की मीडिया ने दावा किया कि यह पहली बार है जब वहां अमेरिकी सैन्य अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। और ईरान के मीडिया के मुताबिक इराक के चरमपंथी संगठन इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने उस हमले को अंजाम दिया। दावा किया गया कि इस चरमपंथी संगठन को ईरान का समर्थन हासिल है। यही नहीं, ईरान के मीडिया के मुताबिक इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने अमेरिकी सेना के बेस पर फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान ने 2 महीने पहले ही अपनी इस मिसाइल के सफल परीक्षण का दावा किया था। इस खतरनाक मिसाइल का परीक्षण करके ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन इजराइल और उसका साथ देने वाले अमेरिका को भी खौफ में डाल दिया था। ईरान की यह बैलिस्टिक मिसाइल बेहद ताकतवर मानी जाती है। यही नहीं, ईरान का दावा है कि उसकी सेना फतह बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए इजराइल के तेल अवीव शहर को भी आसानी से निशाना बना सकती है, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान की फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम है। ईरान के मीडिया के मुताबिक इजराइल के ज्यादातर शहर ईरान की इस घातक मिसाइल की रेंज से बाहर नहीं है। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया गया कि ईरान की ये मिसाइल इजराइल के तेल अवीव शहर में महज 400 सेकंड के अंदर तबाही मचा सकती है। और फतह बैलिस्टिक मिसाइल को जो चीज सबसे खतरनाक बनाती है वो है इसका बिल्कुल सटीक निशाना, क्योंकि ईरान के मीडिया के मुताबिक ये मिसाइल तय किए गए टारगेट के 3 मीटर के दायरे में गिरती है और दुश्मन के ठिकाने को 500 किलो बारूद के साथ मिट्टी में मिलाने की ताकत रखती है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा परेशानी ईरान के दुश्मन इजराइल को हो सकती है, क्योंकि दावा किया गया कि ईरान ने फतह बैलिस्टिक मिसाइल की एक खेप लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को भी दे दी। ऐसे में अगर हिजबुल्लाह खुलकर हमास के साथ आ गया तो वो फतह मिसाइलों के जरिए इजराइल में ऐसी तबाही मचा सकता है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, और उन हालात में अमेरिका भी इजराइल की मदद नहीं कर पाएगा। हमास और इजराइल जंग के साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिका की भी परेशानियां बढ़ गई, और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के मुताबिक हमास और इजराइल की जंग के बाद सीरिया और इराक में तैनात अमेरिकी सैनिकों पर हमले बढ़ गए, और उन हमलों में 1-2 नहीं बल्कि 45 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक जख्मी हो गए। CNN के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सेना के बेस पर 38 बार हमले हो चुके हैं, जिनमें 6 हमले तो एक रोज पहले ही हुए, और उन हमलों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और आत्मघाती ड्रोन गिराए गए। CNN के मुताबिक एक रोज पहले इराक की राजधानी बगदाद से करीब 200 किलोमीटर दूर अमेरिका के ऐन अल असद एयरबेस पर ड्रोन गिराए गए, और फिर इसके बाद बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास भी अमेरिकी फौज के एक मिलिट्री बेस पर रॉकेट फटे।